लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज प्रमुख याचिका हमारी थी, 3-4 और प्रमुख याचिकाएं थी जिनके आप नाम जानते हैं, महुआ, मित्रा इत्यादि इत्यादि। मैं ये स्पष्ट कर दूं बड़े स्पष्ट शब्दों में कि हम किसी भी प्रमुख याचिका ने, याचककर्ता ने आंतरिक स्टे नहीं मांगा। ये मिथ्या प्रचार से नहीं चलेगा काम, और हम जानते हैं मिथ्या प्रचार कौन कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, उल्टा मैंने स्पष्ट कहा, उच्चतम न्यायालय को अनुरोध किया कि आप सिर्फ कारण बताओ नोटिस करें, शो कॉज नोटिस, मुख्य याचिका में और आंतरिक याचिका में भी। नंबर 3, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं दोनों में, मुख्य वाले में और आंतरिक वाले में। नंबर 4, अगर आप कारण बताओ नोटिस करते हैं आंतरिक में, इसका अभिप्राय होता है कि आप अगली तारीख को, जो जनवरी में है, 22 जनवरी को है, उसमें आप आंतरिक विषय की चर्चा करके उसमें निर्णय तब लेंगे। नंबर 5, इसका साथ साथ यह भी अभिप्राय होता है कि जिस चीज की आप कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं आंतरिक रिलीफ के लिए, निश्चित रूप से उसको आज आप खारिज तो नहीं कर रहे हैं ना। आप आज खारिज कैसे कर सकते हैं जिस चीज को आपने 22 जनवरी को रखा है? तो यह मिथ्या प्रचार पूरी तरह से हट जाना चाहिए। और यह बात जरूर है कि करीब 60 याचिकाएं थी, यहां तक मुझे मालूम है 60 या 55 याचिकाएं थी। उनमें से इक्का दुक्का लोगों ने, जो हमसे कोई संबंध नहीं रखते हैं, कहा होगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं मुख्य याचिका में, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मेन पिटिशन, एंड स्टे पिटिशन यानी आंतरिक याचिका में। दोनों चीजों को लगाया है अगली तारीख को, या तो 20 है या 22 जनवरी है। अब और इसका मैं एक कारण बता दूं आपको, एक संदर्भ भी है क्यों मैंने बड़े स्पष्ट रूप से, मेरी आवाज में बड़े स्पष्ट रूप से, कोर्ट में सब जानते हैं, मांगा कि सिर्फ आप कारण बताओ नोटिस दीजिए, आंतरिक आदेश की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? आज सच्चाई यह है दोस्तों कि इसमें एक्ट जरूर पास हो गया है। एक्ट में यहां तक कि 99.99% एक्ट्स में होता है वो एक प्रावधान जो हम सब वाकिफ हैं, दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम सो एंड सो, वो तक प्रावधान नहीं है। खैर उसको छोड़िए, मुख्य बात यह है कि इस एक्ट को कार्यान्वित करने के लिए, ये जिसे कहते हैं कि अपने आप सेल्फ ऑपरेटिंग एक्ट नहीं है, इस कई एक्ट्स में उनको कार्यान्वित करने के लिए उसके अंतर्गत रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, आवश्यक होते हैं। उस रूल्स और रेगुलेशंस के बिना, उन रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत जो फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, उनके बिना एक्ट कार्यान्वित हो ही नहीं सकता। जो नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा वो कैसे अप्लाई करेगा, क्या फॉर्म होगा, उसमें किस प्रकार से देखा जाएगा, किसको जाएगा, इत्यादि इत्यादि, ये सब मुद्दे सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस बनने पे आते हैं। और हमने ये कोर्ट को बताया कि चूंकि ये रूल्स और रेगुलेशन अभी तक कार्यान्वित नहीं हुए हैं, इसलिए भी इस संदर्भ में भी जनवरी की तारीख पड़ी है। अब जरा आते हैं दोस्तों, जो मुख्य मुद्दे हमारे मित्र जयराम रमेश जी ने इस याचिका में, जिसको मैं किसी रूप से एक सब जुडिस मैटर में अपना मत नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये शेयर कर रहा हूं कि हमारे क्या याचिकाएं हैं, हमारे क्या अनुरोध हैं उच्चतम न्यायालय से, कंटेंशंस क्या हैं, और मैं सिर्फ कंटेंशन के हिसाब से रख रहा हूं आपके सामने। अंततोगत्वा इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करती है। हमारे 3 स्तंभ हैं प्रार्थनाओं के। एक स्तंभ है कि संवैधानिक रूप से ये बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, जिसके कारण बताऊंगा मैं आपको 2 मिनट में। दूसरा स्तंभ, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे उत्तरदायित्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो कर्तव्य हैं कई करारनामों के अंतर्गत जिनको भारत ने साइन किया है, उसके ये विरुद्ध है। और तीसरा स्तंभ है, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि हमने 2 याचिकाएं जिसमें मैं पेश हुआ था खुद, एक तो माननीय रमेश जी की और दूसरी उत्तर पूर्व के विषय में एक विशेषज्ञ टाइप याचिका है, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉर्थ ईस्ट। और ये तीसरा जो हमारा स्तंभ है वो उससे मेल खाता है। तीसरा है
कि किस प्रकार से भारत सरकार ने पुराने भारत सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण करारनामे प्रादेशिक स्तर पे, रीजनल एग्रीमेंट्स, आसाम अकॉर्ड में से एक है, त्रिपुरा में दूसरा ऐसा अकॉर्ड है, उसका उल्लंघन किया। तो इन 3 स्तंभ के हमारे क्या ग्राउंड्स हैं, क्या यथार्थ है इस पिटीशन का? तो जो जहां तक असंवैधानिक का सवाल है, मैं बड़ा सरल रूप से आपको आसान से बताना चाहता हूं किस प्रकार से अनुच्छेद 14 जो बराबरी का अनुच्छेद है उसका उल्लंघन, घोर उल्लंघन हुआ है। और सरल बात, कानूनी दाव पेची बात नहीं करना चाहता मैंने एक उदाहरण दिया है जो हम विस्तृत रूप से पेश करेंगे उच्चतम न्यायालय के सामने कि ये कमरा है। आप ये भूल जाते हैं इस देश के लोग कि ये कमरा एक कैंप है जिसमें 100 लोग मान लीजिए ऐसे हैं जो शरणार्थी हैं, जो कि बाहर से आए हैं। अब आप जो 100 लोग हैं वो 10 देश से आए हैं और 10 धर्मों के हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो जो पहली चीज ये कानून गलत करता है वो उन 100 को सीधा 60 हटा देता है उस 100 में से, क्योंकि सिर्फ इस कमरे में जो 3 देश से आए हैं उनको देखता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सिर्फ ये लोग आए हैं। तो आप जो 60 लोग हैं उनको हटा दिया पहले। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 100 का 60 हट गया, ये 40 बचे। तो ये बराबरी का पहला स्तंभ उल्लंघन हुआ। आपने 3 देश क्यों चुने भाई इन 10 देशों में से? बाकी भी पड़ोसी देश हैं, उसका कोई आप चुन सकते हैं, लेकिन उसका कोई आपने औचित्य सीधा नहीं दिया है। लेकिन ये तो शुरुआत है कहानी की। दूसरा, जो ये 40 बचे, इनमें से मैंने बाकी जो 5 धर्मों के नहीं हैं उनको 40 से हटा दिया, तो सिर्फ 25 बचे। ये 25 इस तरफ वाले आप लोग हट गए। मैंने 5 धर्म चुने, तो 100 को 25 तक मैं पहुंच गया। तीसरा, मैंने ये करार कर दिया जिसको हम कानून में कहते हैं डीमिंग फिक्शन, कि जो बैलेंस 75 बचे हैं, 25 हट गए, 25 हैं 3 देश से और 5 धर्मों वाले, जो बैलेंस 75 बचे हैं वो 75 मान के चलिए कि वो परसिक्यूशन नहीं हुआ, उनकी प्रताड़ना नहीं हुई है। कानून ने डीमिंग फिक्शन दे दिया कि वो प्रताड़ना वाले नहीं हैं। नंबर 4, जो ये 25 बचे हैं उनके बारे में कहीं ये नहीं लिखा है कि हम किस तरह से मालूम करेंगे कि ये व्यक्ति जो बैठा है आखिर में इसके ऊपर प्रताड़ना हुई। कोई इंक्वायरी का प्रावधान नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है। ये डीम कर दिया कि ये 3 व्यक्ति जो सामने बैठे हैं ये तीनों प्रताड़ित हैं, यानी 25 लोग प्रताड़ित हैं। इंक्वायरी का, मैकेनिज्म का, प्रक्रिया का कोई स्तंभ या ढांचा नहीं दिया गया है। नंबर 5, ये जो प्रताड़ना का शब्द है जिसको बार बार माननीय गृह मंत्री भी बोलते हैं, ये वैसे एक्ट में कहीं नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो उद्देश्य देता है किसी कानून का, उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको कार्यान्वित कैसे किया है एक्ट में ये नहीं बताया आपको। नंबर 7 या नंबर 6, आपने नागरिकता को एक तरफ लिया, प्रताड़ना को एक तरफ लिया और दोनों को जोड़ने का प्रयत्न किया। ये 2 चीजें सीधा संबंध नहीं रखती, और यह प्रयत्न आपने किया है बिना एक्ट में प्रताड़ना के विषय में कुछ भी लिखने, कुछ लिखा नहीं है आपने। यह हुआ आपके एक कैंप का उदाहरण। तो यह तो हुआ स्तंभ संवैधानिक, और मैंने बाकी आप जानते हैं टेलीविजन वगैरह में बातचीत हुई है कि बाकी स्तंभ बहुत हैं अनुच्छेद 14 के, कि आपने जिस प्रकार से इन 25 को अलग किया उस प्रकार से आपने जो तमिल्स हैं श्रीलंका के उनको अलग क्यों नहीं किया, इस 25 में क्यों नहीं डाला। जो बुद्धिस्ट हैं तिब्बत और चीन के उनको क्यों नहीं डाला। जो ईसाई हैं म्यांमार के उनको इन 25 में क्यों नहीं शामिल किया। और बाकी आप जानते हैं, सभी उदाहरण आप बहस दलील सुन चुके हैं। आप अहमदियास को, हजारास को, बलूच को, शिया को पाकिस्तान से या बांग्लादेश से क्यों नहीं चुना, इत्यादि इत्यादि। अब इसको छोड़ के जरा एक और 2 रोचक चीज देखकर मेरी बात खत्म करूंगा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय करारनामे, ये बात वैसे इस हमारी जयराम रमेश वाली याचिका की विशेषता भी है कि ये सिर्फ संवैधानिक अनुच्छेद 14 की बराबरी वाले स्तंभ के आगे जाता है। करारनामे ये कहा जाता है कि भाई हमने रेफ्यूजी कन्वेंशन हस्ताक्षर नहीं किए, बात सही है, ये अमित शाह साहब कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते आपको
कि जो एक प्रावधान है प्रताड़ित लोगों के आने के लिए स्वीकारता देने की प्रावधान, जो रेफ्यूजी कन्वेंशन में है, करीब करीब वैसा ही एक प्रावधान टॉर्चर कन्वेंशन में भी है। और टॉर्चर कन्वेंशन, टॉर्चर एक प्रताड़ना का तीव्र तरीका है, परसिक्यूशन तीव्र हो जाता टॉर्चर है। वो कन्वेंशन पे हस्ताक्षर भारत ने कई दशकों पहले किए हैं। दूसरी बात जो जयराम रमेश की याचिका ने कहा है वो ये है कि अगर आप कन्वेंशन के बाहर भी निकलें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक प्रिंसिपल होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जूस कोजेंस, जो कि लैटिन एक शब्द है, जिसका मतलब है कि कई चीजें, मानवीय अधिकार, मानवता के स्तंभ, मानवता के मील पत्थर, मानवता के जो भी कसौटियां होती हैं, वो इतनी विस्तृत रूप से फैली हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून में कि वो एक स्तंभ बन गई हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की। उनको लागू करने के लिए कोई करारनामे की जरूरत नहीं है, उसको कहा जाता है यूस कोजेंस। तो जब आप उस कस्टमरी अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक हिस्सा बन जाते हैं, यानी यूस कोजेंस बन जाते हैं, तो आपको हर देश को जो इस विश्व में रहता है उसका उत्तरदायित्व, कर्तव्य हो जाता है कि आप उन मापदंडों को कार्यान्वित करें, लागू करें, न कि ये कहें कि मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। तो इस आधार पे भी टॉर्चर कन्वेंशन एक यूस कोजेंस बन गया है। ये निर्णय आ गए हैं, यूरोपियन कमीशन निर्णय दे दिया है कि टॉर्चर कन्वेंशन, जिसमें भारत का हस्ताक्षर भी है, या जो टॉर्चर कन्वेंशन के आधार हैं, नियम है, मानवीय अधिकार हैं, वो बन गया है अब एक यूस कोजेंस। इसलिए उससे भी भारत बाध्य है। और तीसरा जो हमने स्तंभ उठाया है वो है, और वो विशेष संबंध रखता है उत्तर पूर्व की याचिका से, जो आप जानते हैं एक पूर्व महाराजा जो है त्रिपुरा के, उनके नाम से हुई है, उसमें मैं पेश हो रहा हूं कि उत्तर पूर्व में ये जो आपने आधार बनाए हैं उसमें कम से कम 2 और शायद 2 से कहीं और ज्यादा जो बहुत सोच समझ के केंद्र सरकार ने वायदे किए थे प्रादेशिक और रीजनल स्तर पे, उनका उल्लंघन हो रहा है। एक है आसाम अकॉर्ड अनुच्छेद क्लॉज 5.8, एक है ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स ATTF, उसके क्लॉजेस। मुख्य रूप से इनमें कहा गया है कि आप जो कट ऑफ लाइन रखेंगे उत्तर पूर्व के प्रदेशों के लिए, वो मुख्य रूप से 1971 होगी। तो वो पूछ रहे हैं उस याचिका में कि 71 को आपने 14 कैसे बना दिया, 2014, 71 को आपने 40-50 वर्ष आगे कैसे खींच दिया एक सेकंड में। और अभी खींचा नहीं है, अभी इसका कोई वायदा नहीं है कि ये 14 ही रहेगी, ये 14-19 भी हो सकती है, ये भविष्य की तारीख भी लकीर खींच सकती है। तो ये 3 स्तंभ है हमारे, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी जो प्रार्थना उच्चतम न्यायालय के उसके आधार है, उसके ग्राउंड्स हैं। और मैं समझता हूं ये महत्वपूर्ण है, ये मजबूत हैं, ये व्यापक हैं, ये संविधान से संबंध रखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून करारनामों से संबंध रखते हैं, ये भारत सरकार के जो सोलम प्रॉमिसेस हैं की गई हैं उनसे संबंध रखते हैं। और ये आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं राजनीतिक स्तर पे कि कांग्रेस पार्टी जो अग्रणी पंक्ति में खड़ी है इस पूरे अभियान में, इसमें पीछे नहीं हटेगी। आपको पता है, चाहे माननीय राष्ट्रपति हों, चाहे देश के साथ आपके जरिए हम मुखातिब हों, चाहे कोर्ट कचहरी में हों, चाहे संसद में हों, चाहे बाहर सिविल सोसाइटी में हों, हम मानते हैं कि ये भारत के पूरे मतलब को, भारत के होने के अभिप्राय को, उसके फाउंडेशन को हटाता है। इसलिए हम खड़े रहेंगे, जूझेंगे अंत तक। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।